मानव जाति के कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, पृथ्वी पर हमारा उद्देश्य क्या है, क्या ब्रह्मांड में मानव जाति अकेली है, यदि कहीं और इंटेलिजेंट लाइफ है तो उन्होंने हमसे अब तक संपर्क क्यों नहीं किया। तो इन सवालों के जवाब मिलते हैं एक ऐसी किताब में जिसका नाम है द एलियन इंटरव्यू, जिसे लिखा है लॉरेंस आर स्पेंसर ने। ये किताब 2008 में पब्लिश की गई थी। इस वीडियो में शुरुआत करता हूँ इस किताब के इंट्रोडक्शन से, ताकि आपको पता चले इस एलियन इंटरव्यू के बैकग्राउंड के बारे में। फिर इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट चलेंगे फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में। इंट्रोडक्शन, द मिस्ट्री ऑफ यूएफओ एंड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स। जो ऑथर है इस किताब का लॉरेंस आर स्पेंसर, वो यूएफओ फिनोमेना और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स एनकाउंटर की काफ़ी गहराई से स्टडी करता है। इस किताब की कहानी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डालती है जहां जुलाई 1947 में रोजबेल मैक्सिको के निकट एक यूएफओ क्रैश होती है। तो होता यह है कि रोजबेल न्यू मैक्सिको के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली, जिसके बाद अमेरिका की मिलिट्री तुरंत उस क्रैश साइट पर पहुंची। शुरुआत में रोजबेल आर्मी एयरफील्ड RAAF ने फ्लाइंग डिस्क की बरामदगी की घोषणा की, लेकिन बाद में इस बयान को वापस ले लिया गया और इस अज्ञात वस्तु को एक तरह का मौसम का गुब्बारा ठहराया गया। तो कोशिश ये हुई कि इस घटना को टॉप सीक्रेट रखा जाए। जनता के ध्यान से गायब होने के बावजूद ये घटना 1970 के दशक के अंत में फिर से सामने आई, क्योंकि यूएफओलॉजिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इसकी दोबारा जांच की। गवाहों ने दुर्घटना स्थल पर मलबे और एलियन बॉडीज को देखने का दावा किया। अमेरिकी वायुसेना की 1994 की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि मलबा संभवतः प्रोजेक्ट मोगुल का था, जो काफी ऊंचाई तक जाने वाला एक गुब्बारा होता है, जिसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया था ताकि रशिया के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को नजरानी रख सके। तो वायुसेना के स्पष्टीकरण के बावजूद रोजबेल घटना एक विवादास्पद विषय बनी हुई थी, जिससे यूएफओ एंथुसियास्ट, स्केप्टिक्स और रिसर्चर्स के बीच इस कवर अप और एलियन एनकाउंटर के बारे में बहस और अटकलें तेज हो गई। कहानी में एक व्यक्तिगत मोड़ तब आता है जब एक किताब द एलियन इंटरव्यू के ऑथर को मिसेस मैक एगलरॉय ने दस्तावेजों का एक पैकेट उनके पास भेजा, जो कथित तौर पर मैजेस्टिक 12 की आखिरी मेंबर थी। अब मैजेस्टिक 12 क्या है? तो ये एक तरह की सीक्रेट कमेटी थी। ऑपरेशन मैजेस्टिक 12 की स्थापना 24 सितंबर 1947 को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स फॉरेस्टर और डॉक्टर वेनवर बुश, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सिफारिश पर एक क्लासिफाइड राष्ट्रपति आदेश द्वारा की गई थी। इस अत्यधिक सीक्रेट कमेटी का प्राथमिक उद्देश्य था उस क्रैश साइट से मिले एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी करना और उसका इस्तेमाल करना। इस कहानी से जुड़े पात्र मैटिल्डा ओडोनल मैक्लोरॉय कौन थी? तो मैटिल्डा ओडोनल मैक्लोरॉय एक नर्स थी जिसने 1947 में रोजबेल घटना के दौरान एक एलियन प्राणी के साथ बातचीत करने में अपनी अनूठी भूमिका निभाई, जिसे वह एरियल के नाम से जानती थी। वह एलियंस में थी जो क्रैश साइट पर मरे पाए गए, लेकिन उस यूएफओ की पायलट जिंदा थी, जिसे बाद में रिसर्च के लिए ले जाया गया। आर्मी एयरफोर्स में एक नर्स के रूप में कार्यरत मैटिल्डा ओडोनल मैक्लोरॉय को उस एलियन की फिजिकल और कम्युनिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह उस साइट पर अकेली महिला थी जिसके पास कोई हथियार नहीं था। हालांकि उस एलियन पायलट की खुद की इच्छा थी कि वह उस महिला से बातचीत करे, जिसे मिलिट्री ने उसे एलियन एरियल से कम्युनिकेट करने के लिए नियुक्त किया गया। तो मैटिल्डा की ड्यूटी थी कि वो एलियन के साथ संवाद करे और उसे पूछे गए सवालों के जवाब को रिकॉर्ड और मेडिकल और टेस्ट के दौरान एलियन के साथ रहे। अब उस एलियन एरियल और मैटिल्डा के बीच जो संवाद था उसे सब टेलीपैथिक था, क्योंकि एलियंस के शरीर पर बोलने के लिए मुंह नहीं था। शुरुआत में समझना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन समय के साथ वह टेलीपैथिक संचार में काफी कुशल हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एरियल के विचार और भावनाएं उसकी अपनी हो। हालांकि जानकारी साझा करने में एरियल हर इंफॉर्मेशन को शेयर करने से झिझकती थी, यानी वे कुछ सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। इस वीडियो के अगले भाग में शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 माय फर्स्ट इंटरव्यू विद द एलियन, जहां आप जानेंगे एरियल के ग्रह के बारे में। चैप्टर 1 माय फर्स्ट इंटरव्यू विद द एलियन। मैटिल्डा ओडोनल मैक्लोरॉय ने मिलिट्री बेस पर एक एलियन के साथ कुछ समय बिताया और जो भी कम्युनिकेशन हुई वो सब टेलीपैथिक हुई। टेलीपैथी एक तरह का गैर मौखिक संचार है जो माइंड टू माइंड होता है। ये इस तरह है जैसे कि बच्चे या कुत्ते कुछ बताने की कोशिश करते हैं और हम उसे बात को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये कहीं अधिक प्रत्यक्ष और शक्तिशाली होता है। इसमें कोई बोले गए शब्द या संकेत नहीं थे,
मैक्लोरॉय एलियन के विचारों को समझ सकती थी, हालांकि हमेशा उनके सटीक अर्थ की व्याख्या नहीं कर पाती थी। मैक्लोरॉय का मानना है कि यह एलियन एक अफसर और पायलट होने की वजह से सुरक्षा और गोपनीयता दायित्वों के कारण टेक्निकल मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसने महसूस किया कि कम्युनिकेशन में एक सच्चाई थी, जिससे मैक्लोरॉय का एलियन के साथ विश्वास और सहानुभूति का एक अनूठा बंधन बन गया। एलियन ने महसूस किया कि मैक्लोरॉय के इरादे गलत नहीं थे और वह एलियन को कोई नुकसान नहीं देने चाहती थी। मैटिल्डा ओडोनल मैक्लोरॉय स्पष्ट कहती है कि एलियन जो है उसमें कोई लिंग भेद नहीं है, यानी उसे स्त्री या पुरुष का बताना काफी कठिन था क्योंकि उसके शरीर पर किसी प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था। लेकिन उस एलियन में एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी महसूस होती थी। शारीरिक रूप से एलियन लगभग 3.5 फीट लंबी थी। उसका सिर बहुत बड़ा था, अंग पतले थे और प्रत्येक हाथ और पैर पर केवल 3 उंगलियां थी। सिर में नाक, मुंह या कान का अभाव था क्योंकि साउंड का ट्रैवल करने के लिए वातावरण चाहिए और स्पेस में किसी तरह का वातावरण नहीं होता। आंखें काफी बड़ी थी और काली थी, जैसे 2 बड़े बादाम की तरह। और मैक्लोरॉय ने देखा कि एलियन की नजर बहुत ही तीव्र थी। संभवतः एलियन की नजर उन लाइट के स्पेक्ट्रम को देख सकती थी जो आम इंसान नहीं देख सकते। उस एलियन के शरीर को ऑक्सीजन, भोजन, पानी या पोषण या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। इसकी बजाय ये एक तरह से एलियन अपने शरीर को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से कंट्रोल कर रही थी, यानी उसका शरीर किसी तरह से ना ही मैकेनिकल रोबोट की तरह दिखता था और ना ही किसी तरह ऑर्गेनिक था जैसा हार्ड मास का शरीर होता है। मैक्लोरॉय ने निष्कर्ष निकाला कि प्राणी का शरीर सरल होते हुए भी बायोलॉजिकल सेल्स में जीवित नहीं माना जा सकता। मैटिल्डा मैक्लोरॉय ने उस एलियन की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताती है कि एलियन की स्किन काफी स्मूथ ग्रेस कलर की थी, जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और प्रेशर चेंजेस के प्रति काफी सहनशील थी। इसके अंगों में बहुत कम मसल्स थी। ऐसा इसलिए हो सकता है अंतरिक्ष या गुरुत्वाकर्षण कम वाले वातावरण में जहाँ कम ग्रेविटी होती है वहाँ मांसपेशियों की कम ताकत इस्तेमाल होती है। हालांकि पृथ्वी के भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण एलियन को ढंग से चलने में काफी कठिनाई हो रही थी। एलियन के साथ बातचीत से पहले वहाँ पे देखा गया कि क्रैश साइट पर काफी सारी मिलिट्री गतिविधि हो रही थी क्योंकि वहाँ उन्होंने रिसर्च कैंप बना रखा था। एक टीम ने वहाँ पे लाइट्स, कैमरा, उपकरण और रिकॉर्डिंग वाले डिवाइस लगा दिए। संचार और परीक्षा में सहायता के लिए विदेशी भाषा व्याख्या, कोड ब्रेकिंग, चिकित्सा और मनोविज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लाया गया था। अब शुरुआत होती मैटिल्डा मैक्लोरॉय और एलियन के बीच में इंटरव्यू। मैटिल्डा ने पूछा एलियन से, क्या तुम घायल हो? एलियन ने कहा नहीं। आपको किस चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है? तो एलियन ने कहा नहीं। क्या भोजन या पानी या अन्य जीविका की आवश्यकता है? तो एलियन कहती नहीं। क्या आपको कोई विशेष एनवायरमेंटल आवश्यकता है, जैसे हवा का तापमान, एटमॉस्फेरिक कंटेंट, एयर प्रेशर और वेस्ट एलिमिनेशन? तो एलियन का जवाब तो नहीं, मैं कोई ऑर्गेनिक प्राणी नहीं हूँ। तो फिर पूछा जाता है क्या आपके शरीर या अंतरिक्ष यान में कोई कीटाणु या किसी तरह का कंटेमिनेशन है जो मनुष्य या पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है? तो उसने कहा कि अंतरिक्ष में कोई ऐसी कीटाणु नहीं होते क्योंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, तो वहाँ कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। क्या आपकी सरकार जानती है कि आप यहाँ हैं? तो इस पर जवाब देती नहीं। क्या आपकी तरह के अन्य लोगों आपकी तलाश में आएंगे? तो उसका जवाब होता है हाँ। आप लोगों को हथियार की क्षमता क्या है? तो एलियन ने कहते बहुत ही विनाशकारी है। तो मैक्लोरॉय उससे पूछती है आपका अंतरिक्ष यान का एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो एलियन बोलती कि इस पर जो एटमॉस्फेरिक में एक बिजली कौंधी थी, एक तेज बिजली में, उससे काफ़ी डिस्चार्ज होने के बाद उसका जो यूएफओ था वो अटैक हुआ था और उससे वो नियंत्रण खो बैठे थे। तो मैक्लोरॉय ने पूछा आपका अंतरिक्ष यान यानी इस क्षेत्र में क्यों था? तो एलियन बोलते कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, बर्निंग क्लाउड, रेडिएशन, एक्सप्लोजन्स। ओके, फिर मैक्लोरॉय ने पूछा आपका अंतरिक्ष यानी जो है आपका यूएफओ वो कैसे उड़ता है? तो एलियन ने बताया कि मन के माध्यम से नियंत्रित होता है, हमारे विचारों के आदेश का जवाब देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एलन मस्क ने कुछ ऐसा डिवाइस बनाया है जो हमारे दिमाग के विचारों से भी कोई भी मशीन नियंत्रित कर सकते हैं। यानी इस एलियन की बात में सच्चाई थी। वैसे हमारी हिंदू पौराणिक कथा में भी एक ऐसी कथा आती है जहाँ पे लोगों को अंतरिक्ष यान में बिठा के ले जाया गया होता है और वहाँ पे उसमें पता चलता है कि वहाँ से मन से ही कंट्रोल होता है और मन की गति से वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, यानी लाइट ऑफ स्पीड को, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। आगे मैक्लोरॉय आप पूछती है कि आप लोग एक दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं, कैसे बात करते हैं? तो एलियन कहते हैं मन के विचारों से, यानी माध्यम से, यानी टेलीपैथी। फिर पूछती है क्या आपके पास कम्युनिकेशन के लिए कोई लिखित भाषा या प्रतीक है?
तो एलियन कहती है हाँ। फिर पूछती है कि आप किस ग्रह से हैं, तो उन्होंने बताया एलियन ने डोमेन। अब डोमेन हो सकता है एक तरह का ग्रह हो, मंडल हो, यानी कोई समूह हो किसी और भी ग्रह का या गैलेक्सी का। तो मैक्लोरे पूछती है क्या आपकी सरकार हमारे नेताओं से मिलने के लिए प्रतिनिधि भेजेगी, तो एलियन कहती नहीं। मैक्लोरे फिर पूछती है कि पृथ्वी के संबंध में आपकी क्या राय है, क्या इरादे हैं, तो वो कहती है डोमेन की संपत्ति को सुरक्षित करना। अब डोमेन की जो संपत्ति यानी रिसोर्सेस है, यानी जिस पे उनका कब्जा है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अर्थ उनके सिक्योरिटी में आता हो, उनकी डोमेन में आता हो। फिर मैक्लोरे पूछती है आपके पृथ्वी की सरकारों और जो सैन्य कैपेबिलिटी है उसके हमारे पृथ्वी के सरकार और सैन्य कैपेबिलिटी के बारे में क्या समझते हैं। तो एलियन ने कहा कि अभी काफ़ी छोटा है, बहुत कमज़ोर है, अभी तुम लोग जो है एक तरह से ग्रह को नष्ट करने में लगे हो। फिर मैक्लोरे पूछती तुम्हारे लोगों ने पृथ्वी के लोगों को अपने अस्तित्व के बारे में क्यों नहीं बताया। तो एलियन बोलती है, कहती हम केवल ऑब्जर्व रिसर्च करने आए हैं और किसी तरह का कोई संपर्क नहीं बनाना चाहते। फिर पूछती है क्या आप लोग पहले कभी पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने कहा हाँ आते रहते हैं पीरियडिकली, एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ समय के अंतराल के बाद, यानी वही रिसर्च ऑब्जर्व करने। तो मैक्लोरे पूछती है आप पृथ्वी के बारे में कब से जानते हैं, तो उससे कहा था कि इंसानों के आने से पहले, बहुत पहले। एक बात यहाँ समझने की है कि इंसान यहाँ लाए गए हैं। मैक्लोरे फिर पूछती है कि पृथ्वी पर सभ्यता के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स होता है लेकिन हमारे पास कोई खास रुचि नहीं है, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर मैक्लोरे पूछती है क्या आप हमें अपने होम वर्ल्ड का वर्णन कर सकते हैं। वो एलियन बोलती है कि ओके, वो एक तरह की सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, इतिहास का एक स्थान है, बहुत ही बड़ा ग्रह है, धन है, संसाधन है और हमेशा व्यवस्था बनी रहती है, शक्ति, ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना होता है और उस ग्रह के 2 सूर्य और 3 चंद्रमा है। इस तरह से उसने कुछ बताया। फिर मैक्लोरे पूछती है आपकी सभ्यता के विकास की स्थिति क्या है, तो फिर एलियन बोलती काफ़ी प्राचीन, खरबों साल पहले, यानी टाइम तुम लगा लो इन्फिनिट टाइम पहले। फिर अन्य सभी से ऊपर, मतलब बाकी सिविलाइजेशन से भी ऊपर। फिर वो कहते हैं कि हमारा काम होता है डोमेन को बढ़ाना, हर कॉलोनी को अपने बढ़ाना, यानी जितने ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हैं, वो उनको अपने अंडर ले आते हैं। फिर मैक्लोरे पूछती है क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं। फिर एलियन कहती है कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन कहती है हम सोचते हैं ये एक तरह से है। एलियन की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट जवाब नहीं था क्योंकि इसकी दुनिया में ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है, शायद हमसे अलग हो सकता है। इसके जवाब में ये लगा कि हो सकता है कि वह इतने एडवांस हो कि वे नास्तिक भी हो सकते हैं, बाकी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। मैक्लोरे पूछती है आपका समाज किस प्रकार का है, तो एलियन बोलते हैं हमारे यहाँ ऑर्डर चलते हैं, पावर बढ़ाना होता है और फ्यूचर को देखना होता है और कंट्रोल और फिर प्रोग्रेस वो चाहते हैं। मैक्लोरे पूछती है क्या ब्रह्मांड में आपके अलावा कोई अन्य बुद्धिमान जीवन हर जगह है, तो वो कहते हैं हर जगह जीवन मिलेगा, सबसे महान और उत्तम हर जगह मिलेगा, लेकिन वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे हायर लेवल पे हैं। तो ऐसा कोई उनमें वो नहीं था, घमंड नहीं था वो, बल्कि एक फैक्ट है कि ये जो इस सिविलाइजेशन से एलियन आए हैं वो बाकी ग्रहों से, बाकी सिविलाइजेशन से काफ़ी ऊपर है। क्योंकि ऐसे हमारे साइंटिस्ट ने भी बताया कि कई तरह के सिविलाइजेशन टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, जो एनर्जी और रिसोर्सेज को बिल्कुल ही अलग ही लेवल पे यूज़ करते हैं। फिर अब मैटिल्डा और डोनाल्ड मैक्लोरे के यहाँ इंटरव्यू ख़त्म होता है, तो उसके कुछ विचार वो बोलती है कि क्या उसने समझा इंटरव्यू से। तो पहले इंटरव्यू के समापन के बाद मैटिल्डा और डोनाल्ड मैक्लोरे अपने उत्तरों की स्पष्टता के संबंध में, क्योंकि कुछ उत्तर जो थे स्पष्ट नहीं थे, तो वहाँ के अधिकारी थोड़े निराश थे क्योंकि उनको कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहे थे। अच्छे व्यवहार और बुनियादी आवश्यकताओं की अनुमति के बावजूद उस महिला को हर तरह की सुविधा मिल रही थी, उसे आगे इंटरव्यू आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। फिर उसे बाद में एलियन से साइकिक, रिसर्च, क्लियरवॉयंट जैसे कई अन्य व्यक्ति को लाया गया और उस एलियन से इंटरेक्ट करा गया, लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, कोई बात हुई। फिर आखिरकार में अधिक कोई उत्तर ना पाने की उम्मीद में और उत्तर पाने की उम्मीद में मैक्लोरे को एलियन के साथ फिर अकेला छोड़ दिया, फिर उसे अपॉइंट कर दिया उससे बातचीत करने का। अब ये निर्णय विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उस एलियन के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के कई असफल प्रयासों के बाद हुआ। अब अगले वीडियो में बात करेंगे एलियन के साथ हुए सेकंड इंटरव्यू के बारे में, जो और भी चीज़ों को बाद खुलासा करता है।